एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। पेपर लीक प्रकरण पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। मामले में अब ईडी ने 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। आरपीएससी चेयरमैन, मेंबर, सदस्य आरपीएससी के और नकल गिरोह से जुड़े लोगों के लिए ये नोटिस जारी हुए हैं। ईडी ने नोटिस जारी कर सभी को बुलाया है पूछताछ के लिए। पेपर लीक प्रकरण में ईडी गहनता से पूछताछ करेगी। छात्रों में जब्त किए गए दस्तावेज और शिकायत पत्रों के साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी इकट्ठा की जाएगी। राकेश शर्मा, जिन्होंने इस खबर को तुरंत ब्रेक किया है, हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लाइन पर है राकेश, आप जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से जो प्रवर्तन निदेशालय की टीमें आई हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन को करने के लिए, वो लगभग 4-5 दिन से जयपुर में हैं और उन्होंने जो दस्तावेज छापे की कार्रवाई के दौरान जब्त किए थे, इसके अलावा शिकायतों में जो साक्ष्य ईडी को मिले थे उन सभी साक्ष्यों को एकजुट किया है और उनका मिलान किया है। उसके बाद में जो लोग संदिग्ध पेपर लीक प्रकरण में सामने आए हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन के आसपास है। तो ईडी ने इन सबको अलग अलग समय दिया है, अलग अलग समय पर इन सबसे पूछताछ होगी। संभवतः कल उम्मीद लगाई जा रही है कि आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सबको अलग अलग समय दिया गया है जिससे जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जो है पूछताछ हो सके, क्योंकि जिन लोगों के पेपर नकल प्रकरण से संबंध रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण से संबंध रहे हैं या नकल गिरोह से संबंध रहे हैं, उनके ऐसे साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है जिनमें ये साबित होता है कि वो आरपीएससी के मेंबर, सदस्य या कुछ राजनेता या मंत्रियों से लगातार मिलते रहे हैं। तो उनकी मुलाकात के क्या कारण रहे थे, क्या कुछ साक्ष्य ईडी के पास में हैं और उनके पास क्या आधार था मुलाकात का, तो इन तमाम बातों पर अब ईडी गहनता से इन लोगों से पूछताछ करेगी। तो ये अब एक इसमें नए सिरे से ईडी इस पूरे मामले को आगे जांच में ले जाएगी। जो साक्ष्य है और जो उनके बयान आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। राकेश, हम और जानकारी चाहेंगे इस मामले पर आपसे। अमूमन देखिए, क्या जयपुर के ईडी ऑफिस में ही बुलाया जाएगा? और दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, ईडी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली जिस तरह से भी देखी, ईडी पूछताछ के लिए तभी बुलाती है जब पूरी तरह से सबूत, साक्ष्य, गवाह उनके पास हों और फिर वो पूरी गहनता से पूछताछ करती है। और अक्सर पिछले मामलों में अलग अलग राज्यों में जो हुए हमने देखा है कि जब लंबी पूछताछ घंटों घंटों की होती है, इसके बाद फिर गिरफ्तारी भी जरूर कोई ना कोई होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से ईडी की जो कार्यशैली रहती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सबसे पहले ईडी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो सभी साक्ष्य जो मिलते हैं उन पर जब ईडी पूरी तरह से ये संतुष्ट हो जाती है कि ये तथ्य सही है और उसी के आधार पर जो ये मुकदमा दर्ज होता है ईडी में। और फिर जब मुकदमा दर्ज किया गया है और अब जांच शुरू की है, जांच शुरू करने में सबसे पहले जो सर्च की है, सर्च में भी उन्होंने दस्तावेज उन सभी ठिकानों से जुटाए हैं जहां पर ईडी को आशंका थी, क्योंकि लंबे समय से ईडी ने कई लोगों के मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लेने की जानकारी हमें मिली है, जिससे उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं कि इस पेपर लीक प्रकरण में कौन कौन लोग हैं। फिर दूसरा बहुत बड़ा जो धन जो है इसमें ब्लैक मनी का इसमें ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो हम बात करें एसओजी की एफआईआर में भी इस चीज के तथ्य सामने आए हैं। और जो दूसरी एजेंसी राजस्थान सरकार की जिन्होंने साक्ष्य जुटाए थे, वो भी ईडी ने अपने साथ लिए हैं और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर क्योंकि ईडी को जो शिकायत मिली है, इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के प्रचलन की जो शिकायत मिली है, बड़े मगरमच्छ जो है उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी थी। तो अब क्या जो बड़े मगरमच्छों की शिकायत हुई है वो सही है या गलत है, इसकी ईडी अब जांच करेगा। और निश्चित तौर पर अब जो ब्लैक मनी कितने बड़े लेवल पर गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और वो बड़े मगरमच्छ कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या आरपीएससी के ऐसे सदस्य, चूंकि बाबूलाल कटारा को राज्य सरकार ने जो पद पर रहते हुए ही ईसीबी के जरिए गिरफ्तार करवाया था। और इसमें ये एक सवाल उठा था कि आरपीएससी के मेंबर की मिलीभगत अगर जब होती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा। राकेश, में शुरुआती तौर पर चूंकि बिल्कुल अभी अभी ये खबर आप तक पहुंची है, हम दर्शकों को तक इसको बता रहे हैं, आरपीएससी के चेयरमैन, सदस्य और नकल गिरोह से जुड़े लोग और करीब करीब 2 दर्जन इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको नोटिस भेजा है। कुछ पॉइंट आउट हुए हैं इनके नाम? चेयरमैन को तो समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी क्या जितने मेंबर हैं सभी को? बिल्कुल, अभी ईडी ने इन सभी तथ्यों को बेहद गोपनीय रखा है। ईडी की कार्रवाई गोपनीय हो रही है और इस मामले में कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, कुछ
राजनीति से जुड़े लोग भी हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि जो सुरेश ढाका और जो दूसरे नकल गिरोह या पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग हैं, वो जिन राजनीतिक हस्तियों से मिलते थे या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि उनकी मुलाकात का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था और उस मुलाकात में क्या बात हुई। इन सब चीजों के बारे में ईडी गहनता से पूछताछ करेगी। कल का पूरा दिन, इसका मतलब ईडी ने अलग अलग वक्त पे इनको बुलाया होगा, तो पूरी तरह से कहीं कि केंद्रित रहेगा जयपुर में आरपीएससी की इस कार्रवाई पर, जो पूछताछ के लिए बुलाया है सबको। अभी जो दिल्ली से ईडी की टीमें आई हैं, वो जो क्षेत्रीय ईडी कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने तमाम दस्तावेजों की जो है गहनता से छानबीन की है, वहीं पर इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि शुरुआत यहां से की जा रही है। संभवतः उसके बाद ईडी जब लगेगा कि मामला बड़ा है तो उनको दिल्ली भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत इसकी जयपुर से हो सकती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी जा रही है, और साथ ही साथ छात्रों से जो जब्त किए गए दस्तावेज हैं, शिकायत पत्र हैं, उनके भी कहीं के साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से ईडी ने अपने पास रखे हुए हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी इस मामले को आगे सुलझाने में ईडी के लिए साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से छात्रों के दस्तावेज ही नहीं बल्कि जब ये कार्रवाई ईडी ने शुरू की है, तो ऐसे लोग जो चूंकि इस पेपर नकल गिरोह प्रकरण से बहुत त्रस्त थे, परेशान थे और जो हजारों युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा था, तो दूसरे कोचिंग संचालक हैं या ऐसे लोग जो इन मामलों से प्रताड़ित थे, उनके पास साक्ष्य थे, वो भी ईडी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने भी ईडी को अब शिकायत दर्ज करवाई है छापे की कार्रवाई के बाद में, कि पहले इसको एक राजनीतिक प्रकरण माना जा रहा था, लेकिन ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की है तो कई और अहम साक्ष्य अब ईडी को लोगों के द्वारा मिले हैं और उनको भी ईडी ने अपनी जांच में। राकेश, बिल्कुल एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, आरपीएससी चेयरमैन को कल बुलाया गया है, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बाबूलाल कटारा से एक बार पहले पूछताछ हुई है या कल भी पूछताछ हो रही है, इस संबंध में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बाबूलाल कटारा सहित और भी कुछ सदस्य हैं जिनके संबंध इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या जो नकल गिरोह पेपर लीक प्रकरण, या फिर जो पेपर वहां से गए थे तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी जब क्षेत्राधिकार में कार्रवाई। शंकर आनंद भी जुड़ चुके हैं, मैं रोक रहा हूं। राकेश, आप लाइन पर रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। शंकर आनंद, दिल्ली संवाददाता, जो लगातार ईडी की दिल्ली गतिविधियों को कवर करते हैं। शंकर, बहुत बड़ी खबर, कल का दिन बड़ा रहने वाला है ईडी की पूछताछ के लिहाज से। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले में कई लोगों से पूछताछ होगी, और ये पूछताछ जो होगी वो राजधानी दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी। जिस तरह से आरपीएससी पेपर लीक मामले में जो कई महत्वपूर्ण अभी जानकारियां जो जिस तरह से बकायदा ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया था, इसी मामले पर कई लोगों से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया गया और इस मामले में कई लोगों को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। और इस मामले में जिस तरह से सोमवार को सर्च हुआ था, उस सर्च के दौरान भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उन तमाम जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इस मामले पर कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है और पूछताछ के लिए राजस्थान नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में बुलाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ का जो एक दायरा जो है वो काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मामले में अब तक जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो तफ्तीश की गई, स्थानीय पुलिस के द्वारा जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उन तमाम सबूतों को भी अब एनआईए के द्वारा, ईडी के द्वारा अब टेक ओवर कर लिया गया है और ईडी की टीम इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ा चुकी है। शंकर आनंद ने बहुत बड़ी जानकारी दी इस वक्त। शंकर आनंद बताते हुए, शंकर लाइन पर रहिएगा, ये बताते हुए कि जो नोटिस जारी किए गए हैं सबको दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय में बुलाया गया, वहां पर पूछताछ होगी। शंकर, जो जानकारी यहां पर राकेश भी चुकी हमारे साथ लगातार जयपुर से लाइन पर हैं, 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस जारी हुए हैं, थोड़ा बताइएगा आप भी अपने पास जो जानकारी मिली है, कौन कौन है वो? बाबूलाल कटारा और आरपीएससी चेयरमैन भी हैं क्या? बाबूलाल कटारा क्योंकि खुद एक्यूज हैं और पहले एसीबी के गिरफ्त में पड़ चुके हैं और उनके समय में जितनी भी जो चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो या दूसरी ऐसी परीक्षाएं हैं, क्योंकि जो ईडी ने कार्रवाई की है इसमें जो आरपीएससी की परीक्षाओं के साथ साथ जो नकल गिरोह और जो एक पेपर लीक जो गिरोह है, इनके शिकंजे में दूसरी जो परीक्षा कराने वाली राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड हो या दूसरी, तो वो उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के सबूत मिले हैं
और उनके बारे में ईडी उनसे जुड़े लोगों बिल्कुल बिल्कुल राकेश, एक मिनट में रोक रहा हूं। शंकर, इसी पर आपसे भी जवाब चाहूंगा मैं। ये पता चला नाम किन किन के हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, और आज ही ये नोटिस गया है इसलिए सवाल क्योंकि कल दिल्ली बुलाया है जयपुर से, कोई हो सकता है कि राजस्थान के और जयपुर से अलग हिस्से में हो, उनके पास ये एक्सक्यूज भी रह सकती है कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं आ पाएंगे। किस किस को नोटिस दिया गया है और सभी को दिल्ली बुलाया है? शंकर, देखिए, इस मामले में जिन जिन आरोपियों को पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया है वो सम्मन आज नहीं दिया गया है बल्कि 2 दिन पहले ही दे दिया गया है, और आरोपियों के द्वारा इस बात की रजामंदी भी कर दी गई है कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि वो जब सम्मन उन्हें दिया गया, सम्मन देने के बाद वो आरोपी से सिग्नेचर भी करवाया जाता है, और इस मामले में जो एक कॉपी दी जाती है उस वक्त में इस बात को उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होगा, और जो भी पूछताछ होगी वो पूछताछ की प्रक्रिया में तमाम दस्तावेजों के साथ में बुलाया गया, जिसमें कि अगर आरोपियों की बात करें तो आरोपियों को जो सम्मन भेजा गया है उस सम्मन के साथ साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि आप चाहे तो अपने साथ में उन तमाम दस्तावेज की कॉपी भी ला सकते हैं। तो कई तरह के जो दस्तावेज हैं, जो तमाम जानकारियों की डिटेल्स मांगी जाती है, तो उन तमाम दस्तावेजों के साथ में भी उन आरोपियों को ईडी मुख्यालय में पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की आना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी, पहले केस की अगर बात करें तो ये केस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, और अगर पीएमएलए एक्ट की बात करें तो सबसे पहले इस मामले में जो भी आरोपी आएंगे उनके प्रॉपर्टी से संबंधित, उनके पैसे के लेन देन संबंधित, उनके तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित, इसके साथ ही उनके पारिवारिक जो एक इतिहास जो है उसमें उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में ब्यौरा, तो तमाम चीजों का ब्यौरा एक औपचारिक तौर पे मांगा जाता है। उसके बाद लिखित तौर पर तमाम सवालों का जवाब जो है वो देना होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएमएलए एक्ट बहुत सख्त कानून है, और उस कानून के तहत जब ये पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली मुख्यालय में होगी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई ऐसे आरोपी जिसकी भूमिका है इस मामले में उनके जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, और इस मामले पर कई जो लोगों को, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले में धीरे धीरे। शंकर, मैं वही आपसे पॉइंटेड चाह रहा था, एक जानकारी लेना दर्शकों के लिए, पॉइंटेड जानकारी लेना चाह रहा हूं कि जानकारी नामों की अभी हो पाई है, सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी नाम की जानकारी जो है औपचारिक तौर पे नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये मसला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का है, और इन्वेस्टिगेशन में कई बार होता है कि नाम देने से जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, लिहाजा इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। और खास तौर पर जब आरोपी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहा है तो इस जानबूझकर कभी भी नाम का जानकारी नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर जांच जो है बेहद, अभी कहा जा सकता है कि अभी संवेदनशील है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जानबूझकर नाम के बारे में, किसी भी नाम के बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि कुछ नामों के बारे में जानकारी हमें भी है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो अक्सर बताते हैं कि नाम जांच से पहले देना उचित नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देर रात तक का इंतजार करना पड़ेगा, कल सुबह में उन तमाम नामों का खुलासा भी होगा जब वो आरोपी ईडी मुख्यालय पे आएंगे, और न्यूज 18 सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को वो चेहरा भी दिखाएगा जो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे, और उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में भी औपचारिक तौर पर। राकेश, ये जो परसों आमद हुई ईडी की यहाँ राजस्थान में, और उसके बाद से लगातार ईडी की जांच चल रही थी, परसों तमाम तरह से हो हंगामा भी हुआ राजनीतिक तौर पर, लगातार आज भी बयानबाजी जारी है, लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर ये इस पूरे मैटर पर ईडी ने क्या कुछ किया है, इसको हम चाहेंगे संक्षेप में दर्शकों को बताएं। और जाहिर तौर पर यह पता नहीं लग पा रहा होगा, यह अंदाजा नहीं होगा कि ईडी की कार्य जो जांच का दायरा है वो आरोपियों को दिल्ली बुलाकर पूछताछ तक आगे बढ़ जाएगा। राकेश शर्मा, बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से ईडी का एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में, चूंकि इनको सभी मामले कोर्ट में जो है अप्रूव करने पड़ते हैं और उनको कोर्ट को बताना पड़ता है कि जो कार्रवाई हुई है, तो जो इनको शिकायत मिली, शिकायत के बाद उस शिकायत में जो तथ्य थे उनकी जांच की गई, जांच करने के बाद इनमें पीएमएलए एक्टमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा मैं रोक रहा हूं राकेश जी, एक मिनट। सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी जोशी जी, आपका न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है। दिल्ली तलब किया गया है ईडी के ऑफिस में या कहीं के एनआईए के ऑफिस में आरपीएस से जुड़े लोगों को? नमस्कार, मैं सोचता हूं राजस्थान के इतिहास में ऐसा युवाओं के साथ धोखा देने वाला, भ्रष्टाचार का महातांडव जो आरपीएससी की पवित्र संस्था है,
उस संस्था में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार, बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त करना, गिरफ्तारी होना और उसको लगभग क्लीन चिट देना। अब आरपीएससी का मेंबर भी गिरफ्तार हुआ और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों का इसमें वरदस्त है। और बोर्ड के चेयरमैन ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं तो एक महारा हूं, ये तो इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं बड़े लोगों का संरक्षण है। मैं सोचता हूँ राजस्थान का युवा आज न्याय मांगता है कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। जी जोशी जी, कई तरह के आज पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए थे और ईडी को लेकर सवाल उठाए गए कि ये माउथपीस होता है केंद्र सरकार का। ईडी को लेकर तमाम तरह से ये भी बातें कही गई कि ये चुनाव के वक्त में यहां पर आए। ऐसे आरोपों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर बिल्कुल आप साफ सुथरे हो तो किसी से डरने की आवश्यकता क्यों है? कोई भी जांच एजेंसी, अगर हम साफ हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी ने अपराध किया है राजस्थान के युवाओं को धोखा देने का, उनका भविष्य बर्बाद करने का, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली में ये बुलाया गया है तो जाहिर तौर पर पूरी मजबूती के साथ ईडी अपने काम को अंजाम दे रही है। देखिए, बड़े पुख्ता सबूत है। इसमें कई अधिकारी थे जिनके ऊपर अभी तक एसओजी ने और पुलिस ने हाथ नहीं डाला। तो कहीं न कहीं उसमें कुछ लोगों का संरक्षण है। वो अधिकारी इतने समय तक गिरफ्तारी से क्यों बचे? कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है। तो राजस्थान का युवा निश्चित रूप से चाहता है कि भविष्य में इस प्रकार का भ्रष्टाचार के तांडव के कारण उनका किसी युवा का भविष्य खराब नहीं हो। ऐसे में अगर इस कार्रवाई में दोषी जो भी हो, जैसा मैंने कहा था कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा। नहीं, कांग्रेस तो लगातार यही कहती रही कि एसओजी की तरफ से सही जांच हो रही थी, ईडी की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, कांग्रेस अगर जांच होती तो इसमें कई परतें खुलती। क्यों इनको, जो अधिकारी इसमें दोषी थे, जो लोग दोषी थे, क्यों नहीं अभी तक पुलिस की पकड़ में, एसओजी की पकड़ में आए? कौन उनको संरक्षण दे रहा था? तो कहीं न कहीं इस जांच में लोगों का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए दोषी लोग इस पकड़ से बाहर थे। अगर वास्तव में कोई दोषी नहीं है तो उसको डरने की क्या आवश्यकता है? और दोषी है तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें डरने की क्या आवश्यकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को? सीपी जोशी साहब, आपको लगता है कि ईडी की तरफ से एक तय समय में तमाम परीक्षार्थी जिन्होंने आरपीएससी के एग्जाम दिए और उनको बाद में एग्जाम देने के बाद पता चला कि पेपर लीक हुए, उनको इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा? इसका पहला राज्य होगा जहां एक नहीं 18 पेपर लीक हुए। एक युवा साथी, कोई भी गरीब माँ बाप अपने बेटे को किन परिस्थितियों में पढ़ाता लिखाता है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, और पेपर दे के आने के बाद उसको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके सपनों को तोड़ने का काम किसने किया? एक हमारी बहन जो अपने छोटे अबोध बच्चे को देरानी जेठानी को देके जाती है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं पेपर देके आती हूँ, मैं परीक्षा की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उनके साथ क्या बीता होगा, उन्होंने क्या इसको वो किया होगा? तो वो सब लोग आज न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं और राजस्थान सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। और जांच एजेंसी ईडी अगर जांच कर रही है तो उनको डरने की क्या आवश्यकता है? और बिल्कुल, हमने लगातार देखा कि बीजेपी की तरफ से पेपर लीक के मामलों में सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष किया गया। अब जो कि ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, वो तो उनका दायरा है, वो अपनी तरीके से काम को करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से अब जिस तरह से धीरे धीरे मामले आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या राजनीतिक तौर पर किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने इसको पूरे प्रदेश में इस मामले को उठाया। जयपुर में भी इसका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अब लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार, आप देखिए कि किसी सचिवालय में करोड़ों रुपया मिलना, कौन लेकर आया, किसको देने के लिए लाया, कहां जाना था? इस प्रकार का महातांडव देश आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार इस प्रकार का महाभ्रष्ट सरकार आई जिससे भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो राजस्थान की जनता को राजस्थान की जांच एजेंसियों पर विश्वास उठ गया। अब ईडी जांच करिए तो लोगों में आशा जगी है कि ये जांच एजेंसी निश्चित रूप से उन दोषियों को पकड़ेगी जो अभी तक कानून की पकड़ से बाहर थे।
जोशी जी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जयपुर बम ब्लास्ट के मामले अदालत के जरिए सीबीआई के पास फिर वहां पर जांच के लिए जाने की बात होती है। जो एटीएस है राजस्थान की, उस पर भरोसा नहीं जताया जाता। दूसरी तरफ अब ईडी इस पर जांच कर रही है, यानी केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है। आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे मामले, ऐसे प्रकरण हैं जो आगे आने वाले वक्त में आप उठाएंगे या जिनकी जांच सही तरीके से हो सकती थी, नहीं हुई? पूरे शहर की जनता ने एक आंदोलन खड़ा किया, कैंडल मार्च निकाला। आप देखिए कि 71 लोगों की जान जाती है, 185 लोग घायल हो जाते हैं, और कैसे बीजेपी की सरकार में उन दोषियों को अच्छे से जांच होती है और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको फांसी की सजा होती है। फिर एक ऐसी सरकार आ जाती है जो उस जांच में कहीं कहीं ढिलाई बरतती है, और इस प्रकार की सरकार जो अपने लोगों की जान चली गई राजस्थान के, उनके लिए कोई एक वकील खड़ा नहीं कर पाए। आतंकवादी अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं, तो इतनी कमजोर सरकार है जो राजस्थान के लोगों की जान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको न्याय के लिए कुछ भी, एक भी वकील खड़ा नहीं कर सकती। उल्टा डबल एजी जो एफआईआर होना था 48 दिन तक वो दृश्य से गायब हो जाता है। इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं किसके कहने से सरकार ने इस प्रकार का पाप किया। आज कितने लोगों की जाने गई, वो क्या दोष था उनका? वो मंदिर के दर्शन करने गए और वहां किस प्रकार का खून का तांडव, किसके खून के लोथड़े कहाँ गिरे हैं, वो दृश्य आज, वो मंजर आज भी देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में पता नहीं किसके दबाव में काम किया और आज वो आतंकवादी बरी हो गए। सीपी जोशी जी, मैं आपको एक दिन रोकना चाहूंगा कि रफीक खान साहब भी इधर विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। रफीक जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन पहले एक सीपी जोशी से एक सवाल और ले लेता हूं। जोशी जी, कल कांग्रेस की एक बैठक हुई, उसमें कहा गया था कि अगर ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ता है या जिस तरह से आगे चलता है तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर इन कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। पहले सीपी जोशी जी आपसे जवाब लूंगा और फिर उसके बाद रफीक खान साहब आपसे मैं इसका रिएक्शन लूंगा और आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। सीपी जोशी सर। सीपी जोशी सर, आप लाइन पर हैं क्या? ठीक है, रफीक खान साहब आप मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। रफीक खान जी, आप क्या लाइन पर हैं मेरे साथ? तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगियों की तरफ से, ये बड़ी खबर ब्रेक की गई और इस पर जानकारी निकलकर सामने आई है कि ईडी ने 2 दिन पहले यानी परसों नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी किए हैं पेपर लीक के मामले में, और करीब ये 2 दर्जन नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में दिल्ली में हाजिर होने को कहा गया है एनआईए के मुख्यालय पर, यहां पर पूछताछ होगी और पूछताछ के साथ साथ आरपीएससी से जुड़े हुए जो पेपर लीक के मामले हैं उनको जो भी संलिप्तता कथित तौर पर अगर उनकी है, उनसे पूरे तौर पर यह जानकारी हासिल की जाएगी। उनके तार क्या कहीं किसी तरह से जुड़े हों, या अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे क्या बातचीत हुई, या उनकी भूमिका को लेकर क्या उनको कोई शक था। तो तमाम तरीके से ईडी लगातार जो कार्रवाई अभी कर रही है या जांच कर रही है, परसों जिस तरीके से ईडी ने टेक ओवर किया इस पूरे केस को, परसों रफीक खान साहब हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं। रफीक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अब भी आपको जानकारी जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए और सोर्सेज से मिली होगी, आपकी पहली रिएक्शन क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति से प्रेरित मामले नहीं होने चाहिए। जांच एजेंसी को अधिकार है कि वो जांच करें, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर नहीं करें। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी कम दिखती है। ऐसा नजर आता है कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाइयां की जा रही है, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, आपने कहा है, अभी मुझे कोई विशेष जानकारी इसकी नहीं है, आप ही के थ्रू जानकारी मिली है। और जानकारी दिल्ली में एनआईए ऑफिस में, एनआईए मुख्यालय पर बुलाया गया है, करीब करीब 2 दर्जन नोटिस जारी हुए हैं। नोटिस परसों आ गए हैं, नाम है लेकिन खुलकर अब नहीं कहा जा सकता। आप कह रहे हैं, मैं अभी पूरा जब तक बात समझू नहीं तब तक कोई पूरा कमेंट देना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बात हो वो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कुछ होगा वो सामने आ जाएगा, घबराने की जरूरत क्या है? बीजेपी का कमेंट है, वो समझे इस बात को।
नहीं, जिस तरह से आप राजनीति से प्रेरित ना हो ये बात कह रहे हैं, इसी तरह से बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है कि भाई आप लोगों को भी अंदाजा है जी सारी जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, ये आप सबको आइडिया है कि क्या बात हो रही है। ठीक है रफीक साहब, एक चीज और, ये क्या आप बताना मुनासिब समझेंगे कि अभी जो लगातार बैठकों का दौर हो रहा है उसमें यह भी चर्चा हुई थी कि अगर ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ता है या जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर राजस्थान में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, इसको लेकर चर्चा हुई क्या? इसको लेकर अगर कोई चर्चा होगी तो वो पीसीसी के लेवल पे होगी। अभी जो मीटिंगें हुई वो आगामी चुनाव को लेकर के हुई कि अभी आगामी चुनाव कैसे जीते और सरकार बनाए, सरकार की स्कीमें जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की वर्किंग रही है उनको जनता तक पहुंचाएं और उन्हीं के दम पे सरकार बनाए। रफीक साहब, सवाल ये लगातार उठाए गए कि अगर के बल पे, अपनी परफॉर्मेंस के बल पे जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये सवाल उठाए गए कि अगर एसओजी सही से जांच करती तो ईडी को नहीं आना होता, नहीं आना पड़ता। ऐसा है कि कहने को अभी ये बात बहुत अर्ली है, ऐसा होता ऐसा हो जाता, ये बातें कहना बहुत आसान है। जब किसी चीज की ग्रेविटी सामने आती है तभी उसकी उस बात की सच्चाई पता लगती है। आपसे जानना चाहूंगा, एसओजी की तरफ से सही जांच चल रही थी, सही दिशा में जांच आगे बढ़ रही थी? मैं ये कह सकता हूं कि जो राजस्थान सरकार है और उनकी पूरी टीम, जितना भी काम आज तक हुआ है और जो भी जांच एजेंसी इसमें रही है, सबने जांच, कोई हिडन जांच नहीं की है, सबने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। और कई तरह के ख्याल हैं, कई तरीके की बातें हैं, वो अभी बहुत अर्ली स्टेज है, सामने आएगी सारी बातें। ठीक है, तो ये बताइए कि ईडी के जो जांच चल रही है आगे, उसको आप लेकर क्या समझते हैं? क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जो भी बात होगी वो सामने आएगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जांच एजेंसी अगर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखेगी और ट्रांसपेरेंसी से जांच करेगी तो जांच का स्वागत है। और सर ये भी बिल्कुल अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही है। जो नोटिस जारी हुआ है उसमें पता चल रहा है कि कुछ राजनीतिक शख्सियत भी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, कुछ राजनीतिक लोगों को भी नोटिस गया है। अभी खुलकर जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ निकल रहा है। आपकी आवाज में क्रैकिंग बहुत है, मैं अभी यहाँ हूँ। जी रफीक खान साहब, आपने बात की न्यूज 18 राजस्थान से और अपने जवाब दिए इन तमाम प्रतिक्रियाओं पर या इस पूरी डेवलपमेंट पर और प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जरूर इस पूरे डेवलपमेंट पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी से जुड़ी इस बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है।